सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक आने वाली है, डिस्कस होने वाली है, जो कि है भारत का आर्थिक विकास। बुक का नाम है। अच्छा, मैंने ये क्यों बोला 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए? बच्चा लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बुक है ना, इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। ये जो बुक है वो क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। जो सीबीएसई है, सीबीएसई, उसमें तो ये क्लास बुक 12th के अंदर है, लेकिन जितने भी स्टेट बोर्ड है उसके अंदर ही क्लास 11th के अंदर। तो डजेंट मैटर आप क्लास 11th में है या क्लास 12th में है, इंडियन इकोनॉमी हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से। तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपका जो मीडियम हो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर इसको कर लीजिए, ठीक है। अब इस पूरी बुक के अंदर भारत का आर्थिक विकास के अंदर यह बताया गया है कि किस तरह से भारत का विकास चालू हुआ था, कहां से चालू हुआ था और आज के टाइम पे ये कहां स्टैंड करता है। तो पहला चैप्टर है हमारा क्या, संता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो का पता नहीं चल रहा है कि कौन सी वीडियो कहां बनेगी, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चा लोग कि यहां पर इस चैनल पर आपको अब हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स और बीएसटी मिलेगी, अकाउंट्स वही पुराने वाले चैनल पे आएगी। और यहां पर अभी शुरुआत के लिए MWF में मैं आपको मैक्रो की वीडियो दे दूंगा, और टीटीएस में अगर सिलेबस नहीं पूरा हो जाता तब तक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आपको बुक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, एक लो चैप्टर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज टीटीएस है, आज आपको इवनिंग में 5 PM ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ऐसी कल 5 PM पे कौन सी हो जाएगी, मैक्रो का अपलोड हो जाएगा। दोनों सीक्वेंस चलते रहेंगे। शेयर करते रहिएगा, दोस्तों को बताते रहिएगा, क्योंकि मैं सबको नहीं बता सकता कि व्हाट्सएप पे कि भाई ऐसा हो गया है, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप से याद आया, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे? तो भाई सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, एक चीज़। उसके बाद ये नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस पे जाके एक बार हाय छोड़ दो। जब भी कोई नोट शेयर करने होंगे तो वहीं पे शेयर कर दूंगा, स्टेटस के थ्रू आपको बता दूंगा। वेल, नोट सारे मिल जाते हैं कहाँ पर, वेबसाइट पर सर्च करोगे www.imtopper.com, तो वहाँ पर आपको जितने भी नोट्स अभी तक अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। ये वाले जो डिस्कस करने वाला हूँ ये भी वहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तो भारत की कंडीशन कैसी थी, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, ठीक है, छोड़ा तो उन्होंने था कब, उन्होंने छोड़ा था 1947 में, लेकिन आए कब थे जी? ये माना जाता है कि वो इंडिया में आए थे 1757 में। देखो, आ तो इससे भी 50-100 साल पहले गए थे, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने क्या करा था, इंडिया के अंदर कंट्रोलिंग चालू करी थी, इंडिया को अपना उपनिवेश बनाना चालू किया था। इससे पहले वो इससे पहले इंडिया में वो केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन इसके बाद 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल में, प्लासी का युद्ध। उसमें उन्होंने क्या करा, एक राजा को हराया और अपने बंदे को गद्दी पे बैठा दिया प्लासी के युद्ध में। तब से माना जाता है कि उन्होंने धीरे धीरे इंडिया को कंट्रोल करना चालू किया गया और 1947 तक कंट्रोल किया। लगभग कितने हो गए, 190 साल का ये पीरियड हो गया। लेकिन उस 190 साल ना बोलकर हम मोटा मोटा बोल देते हैं कि उन्होंने इंडिया पे कितने साल राज किया, 200 साल राज किया। तो इन 200 सालों में इन्होंने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हम वही पढ़ने वाले हैं कि जब हम आज़ाद हुए तो उन्होंने 200 सालों में इंडिया को कैसे बर्बाद किया, ठीक है। अब इन 200 सालों की कहानी के अंदर में एक इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, ये ब्रिटेन बड़ा चालाक देश था, जिन्हें हम ब्रिटिश या फिर अंग्रेजी बोलेंगे। करना क्या चाहा इन्होंने, देखो, अंग्रेजों के आने से पहले की अगर मैं कहानी बताऊं ना, तो इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप देश था। अलग अलग के देश के लोग यहां से कच्चा माल खरीदने आते थे, तैयार माल खरीदने आते थे, कपड़ा खरीदने आते थे, जूट खरीदने आते थे, कपड़े खरीदने आते थे। तो उस टाइम पे ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया बहुत ज्यादा समृद्ध देश था, डेवलप देश था। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देखो, ब्रिटिश उपनिवेश काल से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था एक सोने की चिड़िया के रूप में जानी जाती थी। सो आपने सुना होगा भारत एक सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया कहने का मतलब यह नहीं था कि भारत के पास सोना ज्यादा था। सोने की चिड़िया कहने का सेंस था कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा क्या थी, डेवलप थी। किस टाइम पे, ब्रिटिश के आने से पहले। लेकिन ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए या अपने देश के डेवलपमेंट के लिए भारत का प्रयोग किया, उन्होंने इंडिया का प्रयोग किया। इंडिया भी नाम उन्हीं की देन है, हम भारत बोलेंगे, तो उन्होंने भारत का क्या करा, प्रयोग करा। तो भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रयोग करके उन्होंने अपने आप को डेवलप करा, वही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड आ रहा है, क्या बेटा, औपनिवेश काल। ये क्या था, उपनिवेश काल या औपनिवेशिक काल, ये समझो जरा। हुआ क्या था, मैंने बताया था इंडिया को किसने गुलाम बना रखा था, इंडिया को गुलाम बना रखा था ब्रिटेन ने।
है ना। तो ब्रिटेन ने क्या करा, यहाँ अपने देश में लग रहे उद्योग, उनके उद्योग लग रहे थे, ये फैक्ट्री हो गई, इन उद्योगों के लिए उन्हें क्या चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था। तो कच्चा माल वो कहाँ से लेके आए, भारत से लेके आए कच्चा माल। और जब माल बन गया तो बनाने के बाद तैयार माल उन्होंने कहाँ बेच दिया, भारत में दोबारा से बेच दिया। वो क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा थे, तो उन्हें क्या मिल गया, कच्चे माल के लिए भी एक देश मिल गया और तैयार माल के लिए भी एक देश मिल गया। तो उन्होंने ऐसे कई देशों के साथ किया था, ऐसे इंडिया के साथ भी किया। तो उन्होंने इंडिया को अपना गुलाम बनाया और उसका प्रयोग किया। तो हम गुलाम वर्ड ना यूज करके हम बोलेंगे कि उसने इंडिया को अपना क्या बनाया, उपनिवेश बनाया और उसका प्रयोग किया। उसने अपने इंडिया को बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। तो जब भी हम बोलेंगे औपनिवेशिक या उपनिवेश, तो मतलब वो इंडिया का टाइम की बात हो रही है जब इंडिया किसके कंट्रोल में था, ब्रिटेन के कंट्रोल में था। ठीक है, आते हैं। तो बोल रहा है कि उपनिवेश काल में अत्यधिक, क्या बोला पॉइंट देखो जरा, अत्यधिक और लगातार आर्थिक शोषण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई। अंग्रेजों के आने से पहले ना भारत बहुत ही डेवलप देश था, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग के लिए इंडिया को इस तरह से यूज करा कि जो देश कभी अर्श पे हुआ जाता था वो फर्श पे आ गया। ठीक है, और उन्होंने, मैंने बताया किस चीज़ के लिए प्रयोग करा, दो चीज़ों के लिए प्रयोग किया। उनका दोहरा उद्देश्य था, दोहरा उद्देश्य कच्चा माल ही मिल जाए भारत से और तैयार माल बेच दें। तो वही देखो यहाँ लिखा है, अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन में तेजी से विकसित हो रही आधुनिक अर्थव्यवस्था के आधार के रूप में प्रयोग करना था। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब इन्होंने इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको हर तरह से बर्बाद किया। कैसे कैसे बर्बाद किया वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने इंडिया का सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र को बर्बाद करा, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा क्या था, फेमस था। उन्होंने इंडिया का औद्योगिक क्षेत्र जो फेमस था, भले उस टाइम पे उतना डेवलप वाला नहीं था लेकिन था औद्योगिक क्षेत्र, उसको भी बर्बाद कर दिया। उन्होंने इंडिया का जो विदेशी व्यापार था जिसमें उसे महारत हासिल थी, विदेशी व्यापार, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस चैप्टर में हम यही डिटेल में सारा चैप्टर करेंगे। आज वाले पार्ट में मैं आपको क्लियर करूंगा कृषि वाला, ठीक है। औद्योगिक और विदेशी व्यापार वाले में आने वाले पार्ट के अंदर डिस्कस करूंगा। तो कृषि से पहले भी एक पॉइंट समझना जरूरी है कि भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्थिति कैसी थी, और वो पहले पढ़ेंगे हम। कौन सा वाला टॉपिक इसके अंदर, आर्थिक विकास का निम्न दर। आर्थिक विकास देश कितना ग्रो कर रहा है वो पता लगाना। लेकिन ये ब्रिटिश ऐसे थे ना, उन्हें पता लगाने का फायदा क्या है इंडिया की, उन्हें तो डेवलप किसको करना है, ब्रिटेन को करना था। तो इंडिया डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने कभी भारत के विकास का पता लगाने के लिए, प्रति व्यक्ति या ये लगाने के लिए भी मेहनत ही नहीं करी। तो पॉइंट वही बता रहा है। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर का आप 1 बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आर्थिक स्तर कैसा था। तो औपनिवेशिक सरकार ने, बोले तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, अपने स्तर पर 2-4 लोगों ने ट्राई भी किया था। तो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले भारत का अगर पता लगाने की कोशिश करी थी तो वो करी थी किसने, दादा भाई नेरोजी ने की थी। कब, 1876 में। इसीलिए उन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम भी बोला जाता है। उन्होंने कई सारे भारत के आर्थिक मोर्चों पर कैलकुलेशन करने की कोशिश की थी। ध्यान रखना, ये कब के लिए, जब आपसे पूछे प्रथम बार किसने हुआ था। लेकिन भाई ओल्ड मैन थे तो उनकी काम में इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। तो हुआ क्या, उनकी प्रथम बार तो माना जाता, लेकिन एक्यूरेसी के लिए या साइंटिफिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना किसने करी थी भारत की, तो उसका नाम दिया जाता है डॉक्टर VKRV राव को। याद रखना ये नाम। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे साइंटिफिक तरीके से किसने करी थी, तो VKRV राव ने करी थी। ठीक है, के अनुसार सकल देशी उत्पाद में वार्षिक वृद्धि केवल कितनी थी, 2% थी, और वार्षिक वृद्धि केवल 0.5% थी। उत्पादन की 2%, प्रति व्यक्ति की 0.5%, जो कि ना के बराबर थी। और एक एग्जाम्पल है 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति है 280 रुपये थी। अर्थात हमारे दादा के दादा के दादा, अगर उस टाइम पे थे, जो भी दादा थे, 1947 में एक साल की ऑन एवरेज जो आय थी वो थी 280 रुपये मात्र। क्या करो, कम है, उस टाइम के हिसाब से ज़्यादा भी है कम भी है, बट 280 रुपये साल की हुआ करती थी। ठीक है, क्या इन दो लोगों ने, दादा भाई नौरोजी और VKRV राव ने ही कैलकुलेशन करी राष्ट्रीय आय के ऊपर? नहीं, और लोगों ने भी करी थी। एक वे विलियम थे, एक फिंडले थे, एक RD देसाई थे, बट मेनली इन दो को ज़्यादा फेमस है, इन दोनों को ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, ये तो रहा आर्थिक मोर्चे पर हमारी बात। अब आते हैं कृषि के ऊपर। तो
भारत का जो कृषि सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप था एक टाइम पे, मैंने बताया था, लेकिन उन्होंने उस बदतमीज सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया। अब उस बर्बाद करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सिस्टम लेके आए थे, जिसमें से एक सिस्टम बहुत फेमस है, जमींदारी सिस्टम। अब इस जमींदारी सिस्टम के साथ साथ और बाद में और भी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम, रैतवाड़ी सिस्टम, लेकिन इन सभी सिस्टम या इन सभी प्रथा का लेना देना क्या था? टैक्स से था। मूवी देखी ना लगान टैक्स वाली? हाँ, तो इसमें यह था कि किसानों से उनके द्वारा कमाई गई इनकम का टैक्स चाहिए था, टैक्स लाओ टैक्स लाओ। तो उस टैक्स के लिए उन्होंने जमींदारी सिस्टम बनाया। एक एग्जांपल लेता हूं, जमींदारी सिस्टम पहली बार कब आया था? 1793 में आया था। तो पहला वाला बता देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा क्या था। जमींदारी सिस्टम में मोटा मोटा उन्होंने क्या करा, जमींदारी प्रथा बोल सकते हो, सिस्टम बोल सकते हो, कब आई थी? 1793 में आई थी। क्या था इसमें, करा क्या उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने क्या करा, जितने भी वो था, ब्रिटेन गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी जमीन जो थी वो किसको दे दी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारी जमीन दे दी किसको? जमींदारों को, देश के। ठीक है, बोला ये लो जमीन, इनकी रखवाली, इनको संभाले कौन? तुम। ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हम, एक मिनट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल देगा कि आप संभालिए। इस जमींदारों को बोला गया, जमींदार ने सारी जमीन किसको दे दी? किसानों को। अब बेचारा किसान पूरी मेहनत से फसल उगा रहा है, लेकिन जब फसल उग के तैयार होती थी सारा माल कौन लेके जा रहा है? जमींदार लेके जा रहा है। 70 से 80% फसल तो वही लेके चला गया। फिर इसमें से थोड़ा बहुत ये किसको दे देता था? टैक्स देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बस हो गया सिस्टम। अब इस ट्रायंगल रिलेशनशिप में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो फायदा हो रहा था वो हो रहा था जमींदार का, सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा था किसान का। अब जब किसान को इस तरह से घाटा होगा तो कहाँ ही मन करेगा खेती करने का, इसलिए किसान खेती से हटते चले गए या उनका उत्पादन गिरता चला गया। तो पहला पॉइंट तो ये है, कृषि के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण जमींदारी सिस्टम, महलवारी या रैतवाड़ी सिस्टम सब एक ही तरह के थे, थोड़ा बहुत चेंज था कि टैक्स कलेक्ट कौन करेगा। अच्छा, इसको यहाँ पर भूमि की राजस्व प्रणाली भी बोला जाता है, जो मैंने बताया ना, इसको भू राजस्व प्रणाली बोला जाता है, भू राजस्व प्रणाली भी बोला जाता है, याद रखना। भू से राजस्व कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना। दूसरा, 1947 में राष्ट्रीय आय जो थी हमारे देश की, मतलब अगर हमारा देश 100 रुपये कमाता था, उस 100 रुपये में से 95 जो इनकम थी वो केवल कहाँ से आती थी? कृषि से आती थी। बचा कितना? 5% का मतलब जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है और जो हमारा कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है, वो दोनों मिलाकर केवल 5% ही कंट्रीब्यूट करते थे उस टाइम पर। मतलब पूरा देश कृषि पर निर्भर था। व्यवसायीकरण का दबाव, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। व्यवसायीकरण क्या थी चीज, ये भी समझो। उस टाइम पे अंग्रेजों को मैंने बताया था कि जब वो अंग्रेज भारत में थे तो भारत से अपने कच्चे माल को लेके जाते थे, कहा? ब्रिटेन। अब इन्हों को यहाँ के लिए क्या चाहिए था? कपड़े के लिए नील। क्या चाहिए था? नील। अब उन्होंने नील खुद ना उगाकर कहाँ से उगवाया? भारत के लोगों से, उन्हें एडवांस में पेमेंट कर दी। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूं कि जो खेती होती है ना वो दो तरह से की जाती है। जो कृषि की जाती है वो दो तरीके से की जाती है। एक किसकी के लिए? एक खुद के लिए, तो उसे बोलते हैं जीवन निर्वाह के लिए, निर्वाह कृषि बोलते हैं उसे, निर्वाह कृषि। तो वो जो अपने जीवन के लिए, अपने खाने पीने के लिए उगाया जाता है उसे जीवन निर्वाह कृषि या निर्वाह कृषि बोलते हैं ओनली, है ना। लेकिन वो खेती जो अपने साथ साथ, अपने उपभोग के साथ साथ बेचने के लिए भी की जाती है, उससे हम बोलते हैं कृषि का व्यापारीकरण या व्यावसायिक कृषि। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक कृषि। अच्छी बात, बेकार बात? अच्छी बात। लेकिन उन्होंने कृषि का व्यावसायीकरण इंडिया के भले के लिए नहीं किया। उन्होंने जो पहले इंडिया में गेहूं उगता था, गेहूं में जो चावल, मतलब देश में चावल उगता था, इनके प्लेस पर वो क्या लेके आ गए? कह रहा नील उगाओ। अबे भाई, गेहूं खा लेगा किसान, चावल खा लेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा भी, नील थोड़ी ना खा लेगा। तो कृषि का उन्होंने निर्वाह कृषि से ट्रांसफर करवा के व्यवसायीकरण करवाया, लेकिन वो भी किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। तो उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो पॉइंट वही बोल रहा है, कृषि का व्यवसायीकरण का तो हुआ, लेकिन दबाव वो केवल किसके लिए था? नील के लिए था, जिसकी वजह से कृषि और पिछड़ गई। एक इंपॉर्टेंट डाटा और दिया है, 1947 में देश का लगभग 75%, मतलब 3/4%, मतलब हर 4 में से 3 बंदे किस में काम कर रहे थे? किसी क्षेत्र में काम कर रहे थे, निर्भर थे।
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट और बात, ये वाला पॉइंट, जब भारत का विभाजन कब हुआ था, 1947 में भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, किसमें, भारत और पाकिस्तान में। आपको पता नहीं हो शायद, पाकिस्तान को विभाजन के टाइम पे 2 हिस्से मिले थे, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला। ये जो आज का बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। क्या करूँ, नहीं पता था? पता पड़ जाएगा, पढ़ते रहोगे लगातार तो। 1971 में इसको भारत ने आज़ाद कराया, तब ये बना बांग्लादेश, और ये था वेस्ट पाकिस्तान। अब आज़ादी से पहले तो ये सारा इंडिया था, लेकिन इस बांग्लादेश या तब के पाकिस्तान कह लो में हमारी बहुत ज़्यादा जूट की मिलें प्लस हमारे जूट के उत्पादन के भूमि थी, वो सारी पार्टीशन में कहाँ चली गई, बांग्लादेश में चली गई या ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, और हमारे जूट के उत्पादन में बहुत गहरा धक्का लगा इस पर। तो वही पॉइंट बता रहा है, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में उत्पादन भूमि चली गई तथा विनिर्मित निर्यात में की और आयात में वृद्धि, इसमें कमी हुई। ठीक है, हम जो बाहर विदेशों को इसमें कमी, निर्यात कम हो गए हमारे और आयात क्या हो गए, बढ़ गए। तो लगभग अंग्रेजों की नीतियां सफल हो रही थी और उन्होंने इंडिया के कृषि सिस्टम को तो बर्बाद कर ही दिया था। बर्बाद तो उन्होंने औद्योगिक को भी किया, बर्बाद उन्होंने हमारे व्यावसायिक को भी किया, बर्बाद उन्होंने हमारे विदेशी व्यापार को भी किया, लेकिन उसको तो हम समझेंगे अगले पार्ट में। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ आ रहा है चैप्टर? अगर मैं ऐसे डिस्कस करूँ कोई दिक्कत है? अगर समझ आ रहा है तो एक बार बता दो कि सर आगे वीडियो बना दो, मैं और इसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं लग रहा है, समझ आ रहा है, तो अगर कमेंट नहीं आते हैं तो फिर इग्नोर करने वाली बात है, फिर काहे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हर दिन 20 मिनट 25 मिनट में वीडियो बनाऊँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो बनाने का फ़ायदा नहीं है। कमेंट करके बताओ बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अगर कमेंट के रिप्लाई आ गए, रिस्पॉन्स आ गए, तब आगे की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो, तो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे रिस्पॉन्स का। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाय बाय।